जो आप सेक्सुअल कलर कह सकते हो, है ना, ये एक इसका लैंगिक द्विरूपता का लक्षण कह सकते हो कि इसके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये तो हो गया यहां पर नर, और जो दूसरा डायग्राम है ये हो गया बेटा मादा। ये ध्यान रखना है ना कि कौन से सेगमेंट के बेसिस पर पहचानेंगे। तो एनल स्टाइल को गुदीय सूप कहते हैं, जो केवल नर में प्रेजेंट होती है, जबकि एनल सरसाई नर व मादा दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल दोनों में होगा, जबकि एनल स्टाइल केवल मेल में होगा। नाइन्थ स्टर्नम से पीछे की ओर से निकलती है। नवे स्टर्नम से पीछे की ओर से निकलती है, और ये संरचना बेटा इसमें स्पर्शग्राही होती है, टच के लिए रिसेप्टर होंगे, ध्यान रखना है ना। एनल स्टाइल में टच के लिए और एनल सरसाई में साउंड के लिए, वाइब्रेशन के लिए रिसेप्टर्स होंगे। बताओ बेटा इस वाले पोर्शन में आपको कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है। अब और देखो बेटा उदर भाग में और क्या संरचनाएं होती है। इसके अलावा उदर भाग में पाए जाते हैं गोनेपोफाइसिस। अभी बेटा मैं आपको केवल गोनेपोफाइसिस का एक लाइन में डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, बाकी जब अपन जनन तंत्र पढ़ेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, गोनेपोफाइसिस क्या होता है। तो गोनेपोफाइसिस एक्चुअल में इसके जो द्वितीय नर व मादा में जनन छिद्र, नर व जनन छिद्र कुछ स्क्लेराइड से घिरा रहता है, कुछ स्क्लेराइड से घिरा है, जिसे गोनेपोफाइसिस या फिर आप इसे फैलोमियर कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि यार गोनेपोफाइसिस क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि सर गोनेपोफाइसिस ये काइटिनस प्लेट है, स्क्लेराइड्स होते हैं जो इनके रिप्रोडक्टिव अपर्चर, जो जनन छिद्र है उसको कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वितीयक जननिक अंग हो जाते हैं। और इनके उदर भाग में क्या पाया जाएगा? एनल। खंडीय नहीं होती क्या? नहीं, वो खंडीय नहीं होगा। एनस टर्गम के नीचे, टेंथ उदरीय खंड में स्थित होगा। ध्यान रखना बेटा ये टर्गम के नीचे होता है, 10वें उदरीय खंड में इनमें एनस या गुदा पाई जाती है। तो ये इसके उपांग हो गए, है ना, मतलब कि एब्डोमेन पार्ट में कौन कौन इसमें एनसीईआरटी से बात करें तो यहां पर भी देख लेते हैं। देखो बेटा कि शरीर के अग्रभाग में स्थित, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है, शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है, 6 खंडों के मिलने से बनता है, और लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर संपुटिका मतलब हेड कैप्सूल पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकलती है। श्रृंगिका में संवेदीग्राही उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं।
सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं जिनमें काटने व चबाने वाले मुखांग बनाते हैं। मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्वोष्ठ ऊपरी जबड़ा मतलब कि मैंडिबल, एक जोड़ी चिबुकास्थी मैक्सिला, एक जोड़ी जंबिका, एक अधरोष्ठ होता है। ये बेटा ये एक जोड़ी गलत दे रखा है इसमें, है ना। ये जो लेबियम और लेब्रम होता है ना वो एक एक ही होगा। जैसे इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में अपन देखें तो यहां से देखना एक बार, इसमें इतना स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है। देखो ये वाला यहां से, माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए लेब्रम, अपर लिप, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, ए पेयर ऑफ मैक्सिली एंड ए लेबियम लोअर लिप, इस तरह से होगा। तो लेब्रम अपर लिप बनाता है। अब इसमें हिंदी में देखो यहां पर क्या गड़बड़ कर रखी है, सबसे एक जोड़ी ऊर्ध्वोष्ठ, ये एक जोड़ी नहीं होगा बेटा, ये एक ही होता है, एक ऊर्ध्वोष्ठ, है ना। फिर यहां पर कोमा आ जाएगा। फिर ये पूरा लाइन है, ऊपरी जबड़ा में एक जोड़ी चिबुकास्थी मतलब मैंडिबल और एक जोड़ी जंबिका मतलब मैक्सिला और एक अधरोष्ठ होता है। ये अब स्टेटमेंट सही बना है यहां पर इस तरह से। खैर अपन ने तो वहां पे नोट करा ही दिया, उसमें ध्यान रखना। फिर आगे देखो, एक मध्य लचीली पाली जिसे अधोग्रसनी कहते हैं, जिह्वा का कार्य करती है, जो मुखांगों से घिरी गुहा में पाई जाती है, प्री ओरल केविटी में पाई जाएगी। ठीक है। वक्ष तीन भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा हुआ है वक्ष, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष, प्रो, मीजो और मेटाथोरैक्स। सिर वक्ष से अग्र वक्ष के एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन कहते हैं। ठीक है। तो ग्रीवा कहां पर पाई जाएगी, सिर को वक्ष से जोड़ती है। अब वक्ष का पहला खंड कौन सा होता है, प्रोथोरैक्स, तो प्रोथोरैक्स से कनेक्ट करेगी। प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांग पाई जाती है जिसमें कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस होंगे। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष से निकलता है, दूसरा पश्च वक्ष से, है ना। जो अग्र पंख होते हैं उसको मीजोथोरेसिक और पश्च पंख को मेटाथोरेसिक विंग्स कहते हैं। अग्र पंख जिन्हें प्रवार टैगमिन कहते हैं, ये अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं। विश्राम अवस्था में पश्च पंखों से ढके रहते हैं। पश्च पंख पारदर्शी झिल्ली नुमा होते तथा उड़ने में मदद करते हैं। ये भी देखो लाइन गलत हो गई, विश्राम अवस्था में पश्च पंखों को ढके रहते हैं, है ना, इस तरह से आएगा। अब उदर भाग में देखो बेटा, यहाँ पे नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडीय होता है। सातवां अधरक, ठीक है, सातवां अधरक, एक मिनट, सातवां अधरक नौकाकार होता है, मतलब कि जो सातवां स्तर्नम है वो नौकाकार है, तथा आठवां व नौवां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ बनाता है जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र होता है, स्पर्मेटिकल छिद्र व समपार्श्विक ग्रंथियां होती है। नर में केवल आठवां पृष्ठक ही सातवें खंड द्वारा ढका रहता है। नर मादा दोनों में 10 खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त तंतु में गुदीय लूम सरसाई होते हैं। नर मादा दोनों में दे रखा ना, 10वें खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त मतलब सेगमेंटेड हो गया। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 90वें खंड में, नीचे की ओर नर के 90वें खंड में मतलब कि स्तरनम से एक जोड़ी छोटे हुए धागे के समान गुदा सूक एनल स्टाइल होते हैं। मादा में सूक अनुपस्थित होते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना बेटा, ये वाला, इसको आप ये मत सोचना कि अभी बताया नहीं है। ये ना जो सातवां अधरक नौकाकार है, आठवां नौवां अधरक के साथ मिलकर जनन कोष्ठ बनाता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे उसमें लिखाऊंगा मैं, जो सॉरी ये पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें अपन देखेंगे, है ना, उसमें अपन देखेंगे। या तो फिर एक काम कर लेते हैं कि वहां तो अपन देख के लेंगे, लेकिन वही बात है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई स्टेटमेंट हो उसको आप पढ़ो तो उसमें दिक्कत आए, तो या तो ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं लिखा ही देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी अपन लिख ही देते हैं क्योंकि बाद में तो क्या है उसको फिर अपन जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो अलग से देखेंगे ही। खैर एक बार यहां पे देख लेते हैं अपन। देखो फीमेल में क्या होगा यहां पर, है ना, पहले फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल में 7th स्टर्नम, इसको एनसीईआरटी में अधरक लिख रखा है। 7वां स्टर्नम नौकाकार, 7वां स्टर्नम नौकाकार है
जो 8th व 9th 8th व 9th स्टर्नम के साथ मिलकर जनन कोष्ठ बनाता है, जेनाइटल पाउच बनाता है, जनन कोष्ठ बनाएगा, जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, ठीक है, फीमेल जेनाइटल अपर्चल, स्पर्मेथिकल छिद्र, व समपार्श्विक ग्रंथि। एक मिनट, इसको इंग्लिश में बेटा कोलेटेरियल ग्लैंड कहते हैं, कोलेटेरियल ग्लैंड। समपार्श्विक ग्रंथि प्रेजेंट होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना, 7वां स्तर्नम 8वें और 9वें के साथ मिलकर के जनन कोष्ठ बनाता है। ये तो फीमेल में हो गया। अब मेल में कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा? मेल में क्या हो रहा है यहां पे? नर में केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है, केवल 8th टर्गम, जिसको पृष्ठक कहते हैं, केवल 8th टर्गम ही 7वें टर्गम से ढका रहता है। 8वां टर्गम ही 7वें टर्गम से ढका रहता है। इसलिए आप काउंट करोगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि इसमें तो 9 खंड ही है ना? तो वो 9 नहीं होता है, एक्चुअल में वो जो 8वां टर्गम है वो कवर हो जाता है बेटा यहाँ पे, है ना? देखो इसमें भी ये सब चीजें दे रखी है, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में दे रख लेंगे। द 7th sternum boat shape together with the 8th and the 9th sternum form a brood or genital pouch whose contain female gonopore, spermatical pore and collateral gland। और मेल में देखो जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द बिहाइंड एंड ऑफ एब्डोमन, बाउंडेड डोर्सली बाई 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाई 9th स्टर्नम। अब देखो ये लाइन है ना, हिंदी वाली एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है ना, कि नर में जो जनन कोष्ठ है वो कहां पर होगा बेटा? ये उदर भाग के पीछे वाले खंड में, है ना, उदर के पीछे खंड में, जो डोर्सली पृष्ठ सतह पर 9वां व 10वां टर्गम और अधर सतह पर 9वें स्टर्नम से मिलकर बनता है। इट कंटेंट डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोपाइसिस। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना बेटा, एक मिनट देखो, ये वाली जो लाइन है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, ये लाइन उसमें नहीं दे रखी है ना? हाँ सर। एनसीईआरटी जो हिंदी वाली है उसमें यहां पर नहीं दे रखी है, यस सर। ठीक है? और हिंदी वाली एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली चीज देखो आप, एक मिनट, तभी तो ये गड़बड़ हो जाती है यार, यहाँ पे हिंदी से पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत कर जाती है। अब देखो नर में केवल 8वां पृष्ठ की 7वें खंड द्वारा ढका रहता है, ठीक है? अब ऐसा कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं दे रखा है, 8वां पृष्ठ की 9वें स्तरनम से ढका रहता है। समझने में आया नहीं आया बेटा यहां तक की बातें? आ गया। यस सर। है ना? तो ये लाइन हम यहां से इरेज करते हैं। लिखा थोड़ी आप लोगों ने अभी तक? लिख लिया नो सर। लिया सर। नहीं सर। हाँ, तो उसको बेटा इरेज करना पड़ेगा अपने को वापस से, क्योंकि वो मैंने भी क्या उसमें ध्यान नहीं दिया और इस वजह से।
हाँ देखो बेटा, अब नर में किस तरह से बन रहा है। नर में जनन कोष्ठ उदर के उदर भाग में पीछे की ओर, पीछे की ओर स्थित है, जो पृष्ठ में 9th व 10th टर्गम तथा अधर में 9th स्टर्नम, 9th स्टर्नम से घिरा है ना, 9th स्टर्नम से घिरा रहता है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें पृष्ठीय गुदा, पृष्ठीय गुदा होगी, अधरीय नर जनन छिद्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा, क्योंकि इसमें ना ये थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा कि अधरीय है या पृष्ठीय है। गुदा पृष्ठीय होती है, नर जनन छिद्र अधरीय होगा। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर व गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट होता है। वैसे तो मैं आपको आगे लिखा दूंगा ये, है ना, ये तो वही बात है अपन जो अभी यहां से पढ़ रहे हैं ना बेटा एनसीईआरटी से, उसमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। क्योंकि अभी अपन उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, देखो अभी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, तो मॉर्फोलॉजी में हेड पढ़ लिया, थोरैक्स पढ़ लिया, एब्डोमेन पढ़ लिया, है ना। तो जब आप इसकी एनाटोमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना कॉकरोच की, चीजें पता लग जाएगी किस तरह से कहां पर पड़ेगा इसको। तो इसीलिए मैंने अभी ये नोट कराया कि क्योंकि कुछ स्टेटमेंट वेरी कर जाता है लैंग्वेज में एनसीईआरटी के, नहीं इस वाले पोर्शन में। ओके सर। चलो ठीक है। ओके सर। अब देखो एक बेटा इसका गोनेपोफाइसिस, क्या फिर से बताना सर। गोनेपोफाइसिस स्क्लेराइड्स को बोलते हैं, जो इसके जनन छिद्र को घेरे रहते हैं। देखो बेटा देह भित्ति या बॉडी वॉल, ये जो बॉडी वॉल के बारे में मैं बता रहा हूं ये बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, देखो है ना, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे एक टॉपिक बस आपको समझाना है कि सेंसिला क्या होता है। ये पूछा हुआ है पहले एग्जाम में क्वेश्चन, तो केवल सेंसिला को बताना है, बाकी चीजों को इग्नोर करना। फिर इसमें देखो बेटा बॉडी वॉल में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा बॉडी वॉल का, वो देख लेते हैं अपन एक बार। देखो ये तो जो परत है, ये परत है बेटा इसका, यहां पे सॉरी सबसे ऊपर वाली जो परत है ये हो गई बेटा यहां पर वैक्स लेयर। वैक्स लेयर कॉकरोच की ऊपरी जो सतह होती है ना, वहां पर एक मोम के जैसी परत बनी होती है, एक वैक्स लेयर होती है, जिसकी वजह से मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जैसे चमकीला ब्राइटनेस जो होता है ना, ये तो वो उस वैक्स लेयर की वजह से होता है। उसके ऊपर एक मोम की परत यहां पर बनी होगी, और यहां पर नीचे की तरफ ये इसकी हाइपोडर्मिस हो गई, और ये इसकी आधार झिल्ली हो गई। तो देखो इसकी देह भित्ति में यहां पर आपको 3 स्तर दिखाई देंगे। एक स्तर जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, ऊपर की तरफ क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्यूटिकल के नीचे यहां पर जो दूसरी परत दिखाई देगी उसको बोलेंगे बेटा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। और जो तीसरी परत है सबसे नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं बेटा आधारी कला।
आधारी कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसे ये इसकी भित्ति में 3 स्तर पाए जाएंगे, क्यूटिकल होगा, हाइपोडर्मिस होगा और आधारी कला होगा, है ना। अब हमें केवल इसमें एक चीज को पढ़ना है, ये है बेटा इसमें सूक, है ना, ये सूक होते हैं। सूक के नीचे यहां पर ये एक सेल होती है बेटा इस जगह पर, और ये हो गया बेटा इसका सॉकेट। इस तरह से ये सॉकेट हो गया, ठीक है, और ये हो गया यहां पर सूक। हमें केवल सेंसिला के बारे में समझना है कि सेंसिला क्या होता है, उसके बारे में अपने को देखना है यहां पे। तो देखो बेटा, ये जो सूक की कोशिका है ना बेटा, जहां से सूक निर्माण कर रहा है, जैसे ये ग्रीन कलर वाला जो नीचे की तरफ डॉट दे रखा है, इसको हम कहते हैं बेटा ट्राइकोजन कोशिका। ट्राइकोजन कोशिका, और ट्राइकोजन कोशिका का कार्य होता है सूक निर्माण करना, सूक निर्माण करना। और ये जो ब्लू कलर से सेल दे रखी है, इस ब्लू कलर वाली सेल का नाम है टोर्मोजन कोशिका। टोर्मोजन कोशिका, इसका काम होता है बेटा सॉकेट निर्माण करना। सूक के लिए जो सॉकेट है वो यहां पर टोर्मोजन सेल बनाती है। और ये जो ऑरेंज कलर से सेल दे रखी है, इसका नाम है तंत्रिका संवेदी कोशिका। तंत्रिका संवेदी कोशिका। इस तरह से ये जो तीनों संरचनाएं हैं बेटा, कि टोर्मोजन सेल, ट्राइकोजन सेल, तंत्रिका संवेदी कोशिका, इनको कंबाइंडली आप कहते हो बेटा सेंसिला। ये पीएमटी में भी पूछा हुआ है, सेंसिला। बस आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि सेंसिला ये कॉकरोच की एक संवेदी संरचना होती है, एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होगा कि ये जो सूक है ना बेटा, ये बाह्य पर्यावरणीय सूचनाओं को ग्रहण करता है और तंत्रिका संवेदी कोशिका उन सूचनाओं को आगे प्रसारित करती है। तो इस तरह से ये 3 संरचना, टोर्मोजन सेल, ट्राइकोजन सेल एंड न्यूरोसेंसरी सेल, ये मिलकर के एक सेंसरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसको आप क्या कहते हो, सेंसिला कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंसिला कॉकरोच की देह भित्ति में पाया जाता है, जो उसमें संवेदी संरचना होती है, बाह्य पर्यावरणीय सूचनाओं का ज्ञान कराती है। बताओ बेटा, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो अब आगे ध्यान दो, अब आगे ध्यान दो। अब आगे पढ़ते हैं अपन बेटा, इसमें फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं कॉकरोच की। सबसे पहले पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। तो देखो बेटा, पहले मैं ये जो डाइजेशन सिस्टम है उसको मेरे अकॉर्डिंग समझा देता हूं मैं, उसके बाद में अपन फिर आगे इसके हिसाब से भी देख लेंगे कि जो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग भी बात कर लेंगे। पहले अपन यहां पर बात कर लेते हैं। देखो बेटा, पाचन तंत्र के आधार पर बात करते हैं तो कॉकरोच में पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। पूर्ण आहार नाल और एलिमेंट्री कैनाल 3 भागों में बटी होती है, जैसे अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र। ठीक है बेटा, अग्रांत्र ये क्यूटिकल से आश्रित होती है, क्यूटिकल से आश्रित है, और जो पश्चांत्र है ये भी बेटा क्यूटिकल से आश्रित है। अंदर की तरफ क्यूटिकल का आस्तर पाया जाता है और मध्यांत्र में क्यूटिकल एब्सेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है तो पाचन इसमें बाह्य कोशिकीय पाचन होगा, बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय पाचन होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, और ये सर्वाहारी होता है।
तो सभी चीजों को पचाने वाले एंजाइम इसके एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है एलिमेंट्री कैनाल की। जैसे ये तो हो गया बेटा इसका हेड पार्ट, है ना, सेट हो गया। और हेड पार्ट से ये जो संरचना बाहर निकल रही है ये इसके एलिमेंट्री कैनाल आ रही है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये आगे ऐसे एक छोटे चेंबर में खुलती है जिसको क्रॉप कहते हैं, है ना, इस तरह से अन्नपुट। और क्रॉप फिर आगे जाकर के एक बड़े चेंबर में खुलेगा जिसको अपन पेशनी बोलते हैं, गिजाड़। इस तरह से ये गिजाड़ में आकर के खुल जाता है। गिजाड़ के नीचे वाले भाग से ऐसे अंगुली नुमा प्रवर्ध यहां से बाहर निकलते हैं और इन प्रवर्धों की संख्या 6 से 8 होती है जिसको अपन हिपेटिक सीका कहते हैं, हिपेटिक सीका। अब ये जो हिपेटिक सीका है ये बेटा फिर आगे ओपन होंगे मध्यांत्र में। मध्यांत्र की जो व्यास होता है मध्यांत्र का वो उसके पूरे लंबाई में समान होता है। मतलब इसका जो डायामीटर है ना बेटा ये वेरी नहीं करता है कभी, ऐसे। ये आ गया मध्यांत्र भाग। फिर मध्यांत्र आगे जाकर के पश्चांत्र के पहले भाग में ओपन होगा जिसको अपन कहते हैं इलियम। और इलियम भाग फिर आगे ओपन होता है वृहदांत्र में। इलियम संकरा भाग होता है और जो वृहदांत्र है वो थोड़ा बड़ा भाग होता है। और वृहदांत्र फिर फाइनली राशि रेक्टम के अंदर ओपन हो जाता है। तो देखो बेटा मैंने ये इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनाया है एलिमेंट्री कैनाल का। एक मिनट देखो, इसमें जूम आउट करता हूं मैं। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया है मैं। ओरिजिनल डायग्राम जो होता है ना इसका जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको भी डिस्कस करेंगे, पर पहले एक बार अपन अपने अकॉर्डिंग इसमें डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे वहां से भी पढ़ लेंगे, है ना, तो उसको वहां से भी देख लेंगे फिर। तो ये हो गया बेटा कोक्रोच की एलिमेंट्री कैनाल। अब कोक्रोच के हेड पार्ट में देखो बेटा यहां पर ये इसके कंपाउंड आई हो गए। और ये इसके हो गए यहां पर एंटीनी। ठीक है, हमें इससे मतलब ही नहीं है, अपन तो यहां पर अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो और पढ़ेंगे। अब देखो कि इसमें आहार नाल का जो प्रथम भाग होता है ना बेटा ग्रसनी, उस ग्रसनी के दोनों तरफ, ग्रसनी के दोनों तरफ यहां जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। देखो इस तरह से ये जो लार ग्रंथि है ना बेटा
लार ग्रंथि ग्रशिका और क्रॉप, ठीक है, ग्रशिका व क्रॉप के दोनों ओर एक जोड़ी लार ग्रंथि, मतलब ये ग्रशिका में भी होगी और क्रॉप के दोनों तरफ भी प्रेजेंट होगी। देखो इस तरह से, ठीक है। ये जो संरचना मैंने बनाई है ना बेटा, ये इसकी लार ग्रंथि है, एक जोड़ी लार ग्रंथि है। जो इनको हाईलाइट कर देता हूं मैं, जो थोड़ा सा क्लियरली इनके बारे में पता लग जाएगा अपने को कि कौन सी स्ट्रक्चर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया है ना बेटा हमने, ये यहां पर लार ग्रंथि है। जिसको येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये इसकी लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड है। एक जोड़ी लार ग्रंथि है जो ग्रशिका के और क्रॉप के दोनों तरफ प्रेजेंट होगी, और जो दूसरा पार्ट है जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये पोर्शन है बेटा इसका रिजर्वर, ये रिजर्वर पार्ट है, ठीक है बेटा, ये रिजर्वर पार्ट है। अब मैं इस डायग्राम को मैं यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। देखो इस तरह से, देखो एक रेड लाइन से मैंने डिवाइड किया बेटा। तो ये जो इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इस लाइन के जो ऊपर वाला भाग आ रहा है ना, ये बेटा इसका अग्रांत्र है। ये वाला जो भाग आप इधर पढ़ोगे, ये इसका अग्रांत्र है, जिसको इंग्लिश स्टोमोडियम भी कहते हो आप, स्टोमोडियम, ठीक है। फिर देखो बेटा, इसके बाद में इस डायग्राम को एक साइड से और डिवाइड करते हैं अपन, यहां पर से, ठीक है। और अब ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका मध्यांतर भाग हो गया, मध्यांतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिजेंट्रॉन, मिजेंट्रॉन। और बाकी का जो भाग इधर का बचा हुआ है, ये है बेटा इसका पश्चांत्र, प्रोक्टोमोडियम, प्रोक्टोमोडियम। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया देखो हमने, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा अग्रांत्र के बारे में। तो अग्रांत्र में देखो, यहां पर पाए जाते हैं बेटा मुखांग, मुखांग, ठीक है। आपको पता है बेटा यहां पर ये मुखांग काटने व चबाने वाले प्रकार के होते हैं, काटने व चबाने वाले प्रकार। अब जो मुखांग है, ये बेटा इसमें एक गुहा को घेरे हुए होते हैं, और उस गुहा को हम कहते हैं बेटा प्री ओरल केविटी, प्री ओरल केविटी कहते हैं। और फिर बेटा जो प्री ओरल केविटी है, ये ओपन, प्री ओरल केविटी किस में ओपन होती है? ग्रसनी में। प्री ओरल केविटी कहां पर ओपन होती है? ग्रसनी में ओपन होती है। देखो प्री ओरल केविटी ओपन हो रही है बेटा ग्रसनी में। और यहां पे जो डायग्राम दे रखा है ना, इस डायग्राम में ये पार्ट बेटा ग्रसनी हो गया, देखो ये पार्ट ग्रसनी हो गया। तो इस डायग्राम में मैं ग्रसनी से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुखांग हम पहले पढ़ चुके हैं, प्री ओरल केविटी हम देख चुके हैं बेटा। तो प्री ओरल केविटी ओपन कर रही है ग्रसनी में, तो ग्रसनी से स्टार्ट करता है। तो ग्रसनी आपसे पूछा जाए कहां पर होती है, तो आप कहोगे कि ग्रसनी कॉकरोच के सिर भाग में प्रेजेंट होती है। देखो डायग्राम में पता लग रहा है नहीं लग रहा है? सिर भाग में प्रेजेंट होती है, जो आगे जाकर के किस में ओपन हो जाएगी बेटा? ये
ग्रशिका में ओपन हो जाती है, ग्रशिका में ओपन हो जाती है। ठीक है बेटा, ग्रशिका में ओपन हो जाएगी ग्रसनी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिर ग्रशिका की। तो अब ये जो नीचे की ग्रीवा, इसमें थोड़ा सा पार्ट दे रखा है, ये हो गया इसका ग्रशिका। ये पार्ट ग्रशिका हो गया। ठीक है, ग्रशिका में बात करते हैं। देखो ग्रशिका कहां पर प्रेजेंट होगी, तो आप कहोगे कि सर ग्रशिका कॉकरोच की ग्रीवा में पाई जाती है, ग्रीवा में प्रेजेंट होगी। और ग्रशिका व क्रॉप के दोनों ओर, क्रॉप के, ग्रशिका व क्रॉप के दोनों ओर एक जोड़ी लार ग्रंथि प्रेजेंट होती है, एक जोड़ी लार ग्रंथि प्रेजेंट होती है ग्रशिका के और क्रॉप के दोनों तरफ, आइदर साइड में वन पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। फिर बेटा जो ग्रशिका है ये ओपन करती है फिर क्रॉप में, तो ये आगे का पार्ट आ गया आपका क्रॉप, जिसको अन्नपुट भी कहते हैं। देखो ये वाला पोर्शन समझने में आ रहा है, नहीं आ रहा है डायग्राम? यस सर। ठीक है, तो ये क्रॉप में ओपन कर रहा है, ये क्रॉप में ओपन कर रहा है। अब क्रॉप में बात करें तो क्रॉप को बेटा हिंदी में तो बोलते हैं अपन अन्नपुट, इसको अन्नपुट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि यार इसका लोकेशन क्या होता है अन्नपुट का, तो आप कहोगे कि यह थर्ड या फोर्थ उदरीय खंड तक, उदरीय खंड तक प्रेजेंट होता है। मतलब देखो ग्रशिका कहां पर है बेटा, ग्रशिका ग्रीवा में है, तो ग्रीवा के बाद में आ गया वक्ष भाग। तो वक्ष भाग से प्रारंभ होकर के, जैसे प्रोथोरेक्स में भी क्रॉप है, मीजोथोरेक्स में भी क्रॉप है, मेटाथोरेक्स में भी होगा, और फिर उदर के तीसरे से या चौथे खंड तक प्रेजेंट होता है। तो ये में आई लाइन कि उदर के थर्ड या फोर्थ खंड तक, ठीक है, थर्ड या फोर्थ उदरीय खंड तक प्रेजेंट, ऐसे लिखना चाहिए इसको, थर्ड या फोर्थ उदरीय खंड तक प्रेजेंट होता है क्रॉप। ठीक है, क्रॉप ये नासपति नुमा ठेले जैसी संरचना है, और कार्य बेटा आप लोग जानते ही हो कि भोजन का संग्रहण व पाचन, ये काम क्रॉप के अंदर होता है। अब जो क्रॉप भाग है ना बेटा, ये आगे ओपन करता है गिजाड़ में। अब गिजाड़ के दो पार्ट हैं, गिजाड़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो गिजाड़ का जो एक पार्ट है जो जस्ट क्रॉप के नीचे प्रेजेंट होगा, इस पार्ट को हम कहते हैं अर्मेरियम। में जो गिजाड़ का दूसरा पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं स्टोमोडियल वाल्व। स्टोमोडियल वाल्व। ये दोनों भाग बेटा गिजाड़ पार्ट के नेम है। तो अर्मेरियम देखो क्या काम कर रहा है, अर्मेरियम में 6 अनुदैर्ध्य काइटिनी दांतनुमा संरचना पाई जाती है। मतलब काइटिन के बने हुए दांत जैसी संरचना होती है, 6 काइटिनी दांतनुमा संरचना है, जिसका कार्य होता है भोजन को पीसने का कार्य करती है, ग्राइंड करता है बेटा, फूड को ग्राइंड करता है। और स्टोमोडियल वाल्व, स्टोमोडियल मतलब स्टोमोडियम, स्टोमोडियम मतलब अग्रांत्र, और अग्रांत्र फिर आगे खुल रहा है मध्यांत्र में,
तो मध्यांत्र से भोजन वापस अग्रांत्र में ना चला जाए। जैसे हमारे आमाशय में स्पिंक्टर्स होता है ना, कार्डियक स्पिंक्टर्स होता है, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स होते हैं, तो उस तरह से स्टोमोडियल वाल्व मध्यांत्र से भोजन को अग्रांत्र में आने को रोकने का काम करेगा। तो ये भोजन के विपरीत प्रवाह को रोकता है। भोजन के विपरीत प्रवाह को रोकता है। ठीक है बेटा। अब ये जो दोनों संरचनाएं है ना, कि एक तो आपका अर्मेरियम हो गया और एक स्टोमोडियल वाल्व है, इनको कंबाइंडली कहते हैं गिजार्ड, या फिर आप इसे प्रो वेंट्रिकुलस भी कह सकते हैं। गिजार्ड का ही दूसरा नाम होता है बेटा प्रो वेंट्रिकुलस, एक ही बात है, गिजार्ड कह दो या प्रो वेंट्रिकुलस कह दो। तो गिजार्ड या प्रो वेंट्रिकुलस, इसको हिंदी में आप पेशणी बोलोगे। ये शंकुनुमा संरचना है, शंकुनुमा संरचना है जो पेशीय व मोटी मोटी भित्ति जैसी स्ट्रक्चर होगी, मोटी भित्ति पाई जाती है, थिक वॉल होती है, तभी तो भोजन को ग्राइंड कर देता ये, है ना। तो के अग्रांत्र के भागों के नाम बताओ बेटा। ये अग्रांत्र के जो भाग मैंने लिखे, ये समझने में आया आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। ठीक है। आपने लिखा है कि Yes, क्रॉस sir. है ना। 1 मिनट पूरा होने दो, फिर इसमें आप लार ग्रंथि के बारे में रहते हैं। अब आगे ध्यान दो बेटा। अब एक चीज और समझो आप यहां पे, जैसे ये एक पार्ट ऊपर है बेटा अपने लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। देखो बेटा, लार ग्रंथि संख्या में एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी है जो इसके मुख गुहा में ओपन होती है, बकल केविटी में ओपन करेगी। मैंने यहां पर यह लिखाया है कि ग्रशिका और क्रोप के दोनों तरफ एक जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, वो तो स्थित है बकल केविटी में करेगी, है ना, ओपन बकल केविटी में। जो प्री ओरल केविटी होती है ना इसकी पूर्व मुख गुहा, उसमें हाइपोफेरिंक्स के आधारी भाग में ओपन करती है, और इसकी लार में अमाइलेज बेटा स्टार्च का पाचन करता है, प्लस सेल्यूलेज, ये सेल्यूलोज का पाचन करेगा, और प्लस काइटिनेस जो काइटिन का पाचन करता है। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं, काइटिनेज एंजाइम प्रेजेंट, क्योंकि कॉकरोच सर्वाहारी होता है, इसलिए सभी के डाइजेशन के लिए एंजाइम यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है। और लार ग्रंथि के बाद में यहां पर ये हो गए रिजर्वर, ये रिजर्वर होता है जो स्टोर करता है बेटा सलाइवा को। ठीक है। हाँ, अब बताओ लार ग्रंथि वाले में अभी आप कह रहे थे, उसमें कोई डाउट है क्या अभी? नहीं सर। अब आगे देखो बेटा, हिपेटिक सीका, ये देखो, ये अंगुली नुमा जो प्रवर्ध निकले हुए हैं, ये हिपेटिक सीका है। हिपेटिक सीका को हिंदी में कहते हैं यकृतीय अंधनाल। यकृतीय अंधनाल, इनकी संख्या होती है बेटा 6 से 8, 6 से 8 संख्या होगी। ठीक है, 1 मिनट, ये 6 से 8 छोटी व बंद नलिका है।
छोटी व बंद नलिका है जो कहां पर पाई जाती है? अग्रांत्र व मध्यांत्र। मध्यांतर के बीच। बिल्कुल सही बात है, अग्रांत्र व मध्यांत्र के संधि स्थल पर प्रेजेंट होती है, ना तो अग्रांत्र में ही है ना मध्यांत्र में ही है ना? तो दोनों के संधि स्थल पर पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। और यह मध्यांत्र में प्रोटीन प्लस वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम स्रावित करता है, ठीक है। कि देखो हिपेटिक सीका में जो बेटा ब्लाइंड ट्यूब है ना ये, अरे एक साइड में तो ओपन है एक साइड में बंद है, तो यहां पर जो एंजाइम बनेंगे वो सारे कहां पर आ जाएंगे? मध्यांत्र में आ जाएंगे। तो मध्यांत्र में स्रावित करती है और उसमें फिर आगे डाइजेशन करेगा। अब मध्यांत्र में देखो बेटा, मध्यांत्र में बात करें तो मध्यांत्र में यहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होगा। मध्यांत्र में मैक्सिमम पाचन होता है, ठीक है। और पाचन पूर्ण भी यहां पर ही हो जाता है, कंप्लीट भी डाइजेशन यहीं पर ही होगा। और पाचन पूर्ण होने के बाद में अवशोषण कार्य, भोजन का अवशोषण भी यहीं पर ही होगा। मैक्सिमम डाइजेशन यहां होगा, डाइजेशन कंप्लीट मध्यांत्र में होगा, और फूड का एब्जॉर्प्शन भी यहां पर होता है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, यह है स्टोमोडियल वाल्व। स्टोमोडियल वाल्व, इसका बेटा एक फंक्शन और होता है। ये स्टोमोडियल वाल्व मध्यांत्र में पारगम्य पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन बनाता है। इसका कार्य बताऊंगा मैं अभी आपको पूरा, जब पाचन की प्रक्रिया वापस डायग्राम को रिपीट करेंगे उसमें देखेंगे। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन बनाता है जो इसे घर्षण से बचाती है, घर्षण से बचाने का काम करती है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन जो यहां पर बनती है। अब आगे आ गया बेटा यहां पर पश्चांत्र। अब पश्चांत्र में 3 भाग हैं। तो पहला भाग है बेटा यहां पर शुद्धांत्र, पहला भाग हो गया शुद्धांत्र। ये पश्चांत्र का छोटा भाग होता है ना, पश्चांत्र का छोटा भाग होता है। दूसरा भाग है बेटा यहां पर बृहदांत्र। ये बेटा पश्चांत्र का बड़ा भाग होता है। और तीसरा भाग होता है बेटा इसका मलाशय, मलाशय या रेक्टम। मलाशय में क्या होगा, यहां पर 6 अनुदैर्घ्य रेक्टल पेपिला पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य रेक्टल पेपिला, क्योंकि रेक्टम में है इसलिए रेक्टल पेपिली बोलते हैं। 6 अनुदैर्घ्य रेक्टल पेपिली प्रेजेंट जो जल अवशोषण में सहायक होता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे बेटा। रेक्टम में जो रेक्टल पेपिली होते हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब एक चीज देखो कि जो शुद्धांत्र मतलब कि पश्चांत्र और मध्यांत्र के संधि स्थल पर, पश्चांत्र और मध्यांत्र के संधि स्थल पर यहां पर कुछ ऐसे ब्लाइंड ट्यूब होती है। देखो इस तरह लाइनिंग करके बना दी यहां पर, इनको हम कहते हैं बेटा मेल पीघी नलिका।
ये मेल पी की नलिका होती है और मेल पी की नलिका मध्यांतर व पश्चांतर के संधि स्थल पर पश्चांतर के संधि स्थल पर प्रेजेंट होती है। संख्या इनकी होती है 100 से 150, 100 से 150 होती है और इनका उत्सर्जन कार्य होता है, मतलब कॉकरोच की मुख्य उत्सर्जन संरचना है। इनका एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है। ये हमने कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है यहां पे। अब देखो पूरा डायग्राम वापस से रिपीट करके समझाता हूं आपको, है ना, उसकी टेंशन मतलब से समझने में आ जाएगी। फिर एनसीईआरटी का डायग्राम भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ेंगे, इसको पढ़ लोगे तो कोई क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठता यहां से बाहर चला जाए, है ना। तो एक बार मैं इसको वापस से डायग्राम को आपको समझाता हूं। एक मिनट होल्ड करना बेटा, है ना, 1 मिनट आ रहा हूं मैं। हाँ बेटा देखो, अब स्टार्ट करते हैं डायग्राम को वापस से, और ये फिर से अपन एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। ध्यान से समझना एक बार, है ना। देखो सबसे ऊपर पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। पूर्ण आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है ना, और अग्रांत्र क्यूटिकल से आश्रित है, पश्चांत्र भी क्यूटिकल से आश्रित है, और मध्यांतर में क्यूटिकल एब्सेंट है। तो देखो मैंने यहां पर, है ना, ये एक रेड लाइन देखो बेटा, अग्रांत्र के अंदर की तरफ मैंने यहां पर ये एक रेड लाइन और बना दी। देखो ये देखो, आहार नाल को आश्रित कर रहा है ना ये, तो ये जो रेड लाइन मैंने बना रहा हूं ये है बेटा क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल है जो इसकी अग्रांत्र को आश्रित कर रहा है, ठीक है। फिर मध्यांतर में देखो यहां नहीं बनाएंगे, मध्यांतर में नहीं बनाएंगे, और पश्चांतर में भी बना देते हैं। ये क्यूटिकल का आवरण है जो इसके अग्रांत्र और पश्चांतर को आश्रित करता है। मध्यांतर में क्यूटिकल नहीं पाया जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं क्यूटिकल का कार्य क्या होता है वो समझो, क्यों क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल का कार्य यहां पे, जैसे इसकी आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल को जो इसके भोजन के कण होते हैं, समझ रहे हो, इसके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ नुकीले कण वगैरह होते हैं, तो वो भोजन के कणों से उसकी एलिमेंट्री कैनाल डैमेज ना हो जाए, तो उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, घर्षण से बचाता है। कि जैसे इसने जो भोजन खाया है तो उसमें कुछ ऐसे नुकीले कणी की है, मतलब कि कुछ पार्टिकल फॉर्म में भी होंगे, है ना, नुकीले कण भी वहां पर होते हैं, तो वो नुकीले कण उसकी आहार नाल की भित्ति को क्षतिग्रस्त ना कर दे, उससे बचाने के लिए
और पश्चांत्र में यहां पर क्या पाए जाते हैं, क्यूटिकल पाया जाता है, जो उसके एलिमेंट्री कैनाल को नुकीले भोजन कणों से बचाता है। तो फिर मध्यांत्र में क्यों नहीं होगा? मध्यांत्र में इसलिए नहीं होता है क्योंकि मध्यांत्र में अगर क्यूटिकल होगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे, क्यूटिकल हो गया तो फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो इसलिए वहां पर क्यूटिकल नहीं है। अब फिर कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर अगर मान लो, चलो ये बात तो हमने समझने में आ गई कि वहां पर क्यूटिकल इसलिए नहीं होता है क्योंकि भोजन के अवशोषण के लिए क्यूटिकल एब्सेंट वहां पर है, लेकिन अब क्या वहां पे नुकीले कणों से उसको कोई नहीं बचाएगा, मध्यांतर की भित्ति को? तो मध्यांतर की भित्ति को नुकीले भोजन कणों से बचाने के लिए वहां पर अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। जो स्टोमोडियल वाल्व एक पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन सिक्रेट करता है, वो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन उन भोजन कणों के बाहर लिपट जाती है, जो क्या करेगा, उनको घर्षण से तो बचाएगा, आहार नाल की भित्ति को घर्षण से बचाएगा, लेकिन ये मेम्ब्रेन बेटा पारगम्य होती है, परमिएबल होती है, इसलिए वो एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनसे आहार नाल की भित्ति को घर्षण से बचा लेता है। अब बताओ, आपको पहला जो मैंने पॉइंट अभी समझाया है, ये केवल मैंने इतना सा बताया कि अग्रांत्र और पश्चांत्र में क्यूटिकल का क्या कार्य होता है, मध्यांतर में क्यूटिकल क्यों नहीं होगा, और मध्यांतर में क्यूटिकल का काम कौन करेगा। ये बात बताओ, समझने में आई नहीं आई? सर क्यूटिकल उपस्थित होने से एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता है सर? अरे तो क्यूटिकल इम्परमिएबल हो गया ना, इसलिए नहीं होगा वहां पर। हाँ सर। ठीक है, अब आगे ध्यान दो बेटा, देखो अब जैसे कॉकरोच में मान लो कि जो भी भोजन इसको मिल गया है ना, अब उसको खाने लग गया, तो सबसे पहले मुखांग से शुरू करो कि मुखांग इसमें काटने व चबाने वाले प्रकार के हैं, तो ये भोजन में फिर ग्रशिका में फिर क्रॉप में ले जाता है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि लार ग्रंथि कहां पर ओपन होती है? तो इधर लार ग्रंथि में सेकंड वाली लाइन पढ़ो कि लार ग्रंथि मुख गुहा में ओपन होती है। इसका मतलब मुख गुहा में लार आएगी, और मुख गुहा में लार में जो अमाइलेज, सेल्यूलेज और काइटिनेज एंजाइम है वो डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे? ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जाए कि बेटा भोजन का पाचन कहां पर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप क्या आंसर बताओगे? गुहा में। प्री ऑरल कैविटी में, है ना बेटा? तो प्री ऑरल कैविटी में यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें पाचन स्टार्ट हो गया, यहां पर पाचन स्टार्ट हो गया। समझने में आया नहीं आया कैसे बता रहा हूं मैं इस जगह पर? क्योंकि यहां पर लार ग्रंथि ओपन होती है, ठीक है, और लार के अंदर एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम्स प्री ओरल कैविटी में फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉकरोच में पाचन कहां पर प्रारंभ होगा, तो आप कहोगे प्री ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझने में आया यहां तक का पार्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहां से भोजन ग्रसनी में गया, ग्रसनी से भोजन ग्रशिका में गया, ग्रशिका से भोजन क्रोप में गया, क्रोप भोजन को संचय कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और फिर बाद में उसको डाइजेस्ट भी कर रहा है। अब जैसे क्रोप से भोजन गिजार्ड में आता है, तो गिजार्ड में अर्मेरियम क्या कर रहा है, अर्मेरियम उस भोजन को और ज्यादा ग्राइंड करने का काम करेगा, क्योंकि यहां पर 6 अनुदैर्घ्य काइटिनी दांतनुमा संरचना है जो भोजन को और अच्छे से ग्राइंड करने का काम करेगा। भोजन की ग्राइंडिंग हो गई, यहां पे ग्राइंड होने के बाद में अर्मेरियम से जो भोजन है वो सीधा कहां चला जाएगा, मध्यांत्र में चला जाता है। अब जैसे ही भोजन मध्यांत्र में जाएगा तो स्टोमोडियल वाल्व बंद हो जाएगा। स्टोमोडियल वाल्व का कार्य क्या है कि ये जो मध्यांत्र में भोजन है वो वापस बैक फ्लो ना करे, मतलब अग्रांत्र में ना आ जाए, तो भोजन के विपरीत प्रवाह को स्टोमोडियल वाल्व रोकता है, ये बंद कर लेता है। समझने में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब आगे Yes, देखो sir. बेटा। अब ये जो हिपेटिक सीका है, ये हिपेटिक सीका यहां पर 6 से 8 छोटी बंद नलिका है, अग्रांत्र मध्यांत्र के संधि स्थल पर है। तो हिपेटिक सीका क्या करेंगे, एंजाइम्स बनाना शुरू करते हैं, जैसे प्रोटीन,
फैट, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये सारे एंजाइम बेटा सिक्रेट करते हैं यहां पर मध्यांत्र में। तो जैसे ये एंजाइम मध्यांत्र में आएंगे तो मध्यांत्र में मैक्सिमम डाइजेशन होगा, मध्यांत्र में पाचन पूरा हो जाएगा। पाचन पूरा होने के बाद में भोजन कणों का यहां पर अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद में जो अपचित अपशिष्ट निकलता है वो शुद्धांत्र में चला जाएगा, शुद्धांत्र से वृहदांत्र में चला जाएगा, वृहदांत्र से मलाशय, और मलाशय में क्या होते हैं, रेक्टल पेपिली पाए जाते हैं जो जल का अवशोषण करेंगे। इसलिए इसका जो मल होता है ना वो यहां पर सॉलिड पैलेट की फॉर्म में बाहर आता है, ऐसे ठोस गोलिकाओं के रूप में मल को उत्सर्ग करता है, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम वाटर का और एब्जॉर्प्शन कर लेगा। तो ऐसे ठोस गोलिकाओं के रूप में मल का उत्सर्जन करता है, उसको मल त्याग करता है सॉलिड पैलेट की फॉर्म के अंदर। ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। बताओ बेटा इसमें कोई डाउट है क्या? सर जो वाटर है उसका एब्सॉर्प्शन मेसेंट्रॉन में ज्यादा होता है ना? वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हाँ वो तो मेसेंट्रॉन में होगा, लेकिन बाकी रेक्टम के अंदर भी होता है। ओके अब आगे ध्यान दो बेटा, देखो अब एक मैं आपको यही ये देखो बेटा कॉकरोच है। अब देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ग्रसनी हो गया, और ये जो लार कुंड दे रखा है ना ये रिजर्वर है जो स्टोर करता है बेटा, सलाइवा को स्टोर करेगा। फिर देखो ये ग्रसनी को कहां पर ओपन कर रही है, ग्रशिका में। ग्रसिका ओपन कर रही है सस्थ मतलब कि क्रॉप में, ये क्रॉप होता है बेटा, क्रॉप ओपन करता है फिर पेशनी में, पेशनी मतलब गिजार्ड, गिजार्ड में ओपन कर रहा है। फिर गिजार्ड के पास में देखो यहां पर ये 8 ऐसे भूरे रंग से नलिकाएं दे रखी, ये है यकृतीय अंधनाल, हिपेटिक सीका होती है बेटा ये। फिर हिपेटिक सीका देखो बेटा ये जिस नलिका में है, देखो मैंने इस नलिका के अंदर ये एक रेड लाइन बना दी, देखो इस नलिका में ये बेटा मध्यांत्र है ना, मध्यांत्र या मध्य आहार नली। अब जो मध्यांत्र है इसकी आप थिकनेस देखो, आप बताओ अलग अलग दे रखी है क्या या एक ही है? यूनिफॉर्म थिकनेस है ना, है ना, यूनिफॉर्म थिकनेस है। फिर शुद्धांत्र, शुद्धांत को कितना पतला दे रखा है यहां पर, ये वाला पार्ट शुद्धांत्र हो गया, ये वाला पोर्शन ये शुद्धांत्र है। अपन ने भी ऐसे बनाया था कि मध्यांत्र के बाद में शुद्धांत्र को पतला कर दिया, उसके बाद में बृहदांत्र को बड़ा बनाया, और बृहदांत्र के बाद में देखो बेटा ये हो गया मलाशय या रेक्टम, ठीक है। और मध्यांत्र और शुद्धांत्र के संधि स्थल पर देखो ये है मेल पीगी नली, मेल पीजियन ट्यूब हो गई। तो ये कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, जो ओरिजिनल डायग्राम अपन ने जो डायग्राम बनाया ना वो इस तरह से बनाया, उसमें अपन ने सारे पार्ट एक्सप्लेन कर दिए। अब थ्योरी देखते हैं बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि इसके डाइजेशन सिस्टम में क्या यहां पर थ्योरी दे रखी है। अब ध्यान से समझना, देखो आहार नाल 3 भागों में बटी होती है, अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र में। मुख्य एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, यही तो कहा कि मुख्य गुहा ग्रसनी में ओपन होगी, प्री ओरल केविटी, जिससे एक सीधी और संक्रीय नली ग्रशिका निकलती है। और उसके बाद में हमने डायग्राम में ग्रशिका बताई। ग्रशिका एक पतले भित्ति वाले कोश में खुलती है जिसको अन्नपुट कहते हैं, और ग्रशिका फिर क्रॉप में ओपन कर रहा है, और क्रॉप का कार्य क्या होता है, भोजन संग्रहित रहता है, फूड को स्टोर करता है बेटा ये। इसके पीछे ग्रंथिल जठर प्रोवेंट्रिकुलस, देखो ग्रंथिल जठर प्रोवेंट्रिकुलस अथवा पेशनी होती है, गिजार्ड को ही पेशनी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है, तथा स्तर की उपत्वचा क्यूटिकल 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है ना, काइटिनस टीथ बनाएगी। इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में देखो, है ना, ये देखो यहां पर इनर
क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेटेड कॉल्ड टीथ। अब देखो यहां पर क्लियर दे रखा है ना बेटा, काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ, क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। अब हिंदी वाली एनसीईआरटी में देखो क्या दे रखा है, उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती। गलत बात है ना यार, ये उपत्वचीय थोड़ी है, उपत्वचा तो क्यूटिकल है, और वो क्यूटिकल में जो काइटिन है वो काइटिन यहां पर काइटिनस मतलब टीथ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। पूरा अग्रांत्र है ना, ये देखो बेटा, पूरा अग्रांत्र अंदर से उपत्वचा क्यूटिकल से आश्रित रहता है। ठीक है बेटा जी, आगे ध्यान दो। फिर इसमें मध्यांत्र एक संकरी व समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का आस्तर नहीं होता है ना। मध्यांत्र में क्यूटिकल नहीं पाया जाएगा। देखो संकरी समान व्यास की नलिका होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस होगी बेटा इसकी। फिर आगे देखो यहां पे अग्रांत्र व मध्यांत्र के संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी रहती है जिनके सिरे बंद रहते हैं। इनको यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाती है ना। और मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं हैं, और इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, मेल पी की नलिका कहते हैं। ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थ के उत्सर्जन में सहायता करती है। पश्चांत्र मध्यांत्र से थोड़ा चौड़ा होता है तथा शुद्धांत्र बृहदांत्र व मलाशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुल जाता है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये इसका डाइजेशन सिस्टम है। अब बताओ मुझे, आपको इसमें थ्योरी में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नो क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नहीं सर। चलो ठीक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कॉकरोच का डाइजेशन सिस्टम। अब डाइजेशन सिस्टम के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र देखो बेटा, कॉकरोच में रक्त में श्वसनी वर्णक नहीं पाए जाते है ना। जैसे हमारे में हीमोलिम्फ होता है, सॉरी मतलब हीमोग्लोबिन है, उस तरह से वर्णक नहीं पाए जाते। तो जब श्वसनी वर्णक ही नहीं है तो इनका जो रक्त है वो गैसों के ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में कोई हेल्प भी नहीं करेगा। तो वायुमंडलीय वायु प्रत्यक्ष रूप से शरीर अंगों के संपर्क में होती है। प्रत्यक्ष रूप से शरीर अंगों के संपर्क में होती है, डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में होगी। केंचुए की तुलना में श्वसन तंत्र अधिक विकसित होता है। केंचुए की तुलना में श्वसन तंत्र अधिक विकसित होता है, थोड़ा ज्यादा डेवलप करेगा यहां पर। ठीक है, अब देखो बेटा, इनमें श्वसन तंत्र में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है।
किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले संरचना है स्पाइरेकल या स्टिग्मेटा या श्वास रंध्र भी कह सकते हैं, है ना? कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है इनके श्वसन तंत्र में, वो पढ़ रहे हैं अपन। तो एक संरचना है स्पाइरेकल, जिसको श्वास रंध्र भी कहते हैं। देखो बेटा, इनमें जो स्पाइरेकल्स होता है, 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स होते हैं, और ये स्पाइरेकल्स शरीर के पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं, बॉडी के लेटरल। अब इन 10 जोड़ी का हिसाब किताब क्या होता है? तो 10 जोड़ी स्पाइरेकल में दो जोड़ी दो जोड़ी स्पाइरेकल होंगे बेटा वक्ष में, और 8 जोड़ी स्पाइरेकल होंगे उदर में। समझ गए? स्पाइरेकल जैसे हमारे में बाह्य नासारंध्र होते हैं ना, उस तरह से होते हैं बेटा इनमें। अब जैसे दो जोड़ी वक्ष में है, अब वक्ष में दो जोड़ी कहां पर होंगे? जैसे मैं कहूं कि बेटा फर्स्ट जो स्पाइरेकल है ये प्रो व मीजोथोरैक्स के बीच, प्रो व मीजोथोरैक्स के बीच होगा, और जो सेकंड जोड़ी स्पाइरेकल है ये मीजो व मेटाथोरैक्स के बीच स्थित होता है, मीजो व मेटाथोरैक्स के बीच, है ना? देखो मैं एक डायग्राम आपको बना के बताऊं, देखो एक रफली डायग्राम बना के बताऊं आपको। जैसे ये तो बेटा इसका हेड पार्ट हो गया, ये इनका हो गया, एक मिनट, जैसे ये तो इनका हेड पार्ट हो गया यहां पर, है ना? और ये इनका उदर भाग हो गया। अब जैसे ये 3 सेगमेंट है, 1 2 3, है ना, वक्ष भाग में, तो इनमें बेटा स्पाइरेकल्स इस जगह पर प्रेजेंट होंगे। देखो ये पार्श्व में, देखो ऐसे, ये देखो 2 जोड़ी स्पाइरेकल मैंने बना दी है। समझने में आई बात आपको? तो स्पाइरेकल्स कितने हो गए बेटा? 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स है। जैसे 2 जोड़ी में यहां पर बनाया मैंने, बाकी के 8 जोड़ी भी बेटा इसी तरह से होंगे, उधर भाग में होंगे 8 जोड़ी, 2 जोड़ी वक्ष भाग में होंगे। तो कितने जोड़ी स्पाइरेकल्स हो गए? 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स हो गए, जो शरीर के पार्श्व में पाए जाते हैं, है ना? पार्श्व में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक स्पाइरेकल का डायग्राम बना के बताऊं, एक मिनट। You all shall be working from office on no work from home from Monday onwards. You all are requested to come at center according to your time from Monday. चलो ठीक है। देखो एक स्पाइरेकल का डायग्राम अपन बना करके, तो एक स्पाइरेकल कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो बेटा इस तरह से। तो ये तो हो गया यहां पर, इसकी बॉडी वॉल हो गई। अरे यार ये डायग्राम पता नहीं टेढ़े मेढ़े कैसे बन रहे हैं आज।
देखो ये इस तरह से स्पाइरेकल होता है बेटा, ये इसे स्पाइर होगा। जैसे ये तो हो गए बेटा इसकी देह भित्ति, है ना, ये तो देह भित्ति, ये है बेटा स्पाइरेकल, ये स्पाइरेकल ऐसे रंध्र होता है, स्पाइरेकल होता है ये। अब इस स्पाइरेकल के परिधि पर ये एक रेड कलर से देखो ऐसे मैं रिंग बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं पेरिट्रीम, इसको पेरिट्रीम आता है। पेरिट्रीम ये एक काइटिनस वलय है, काइटिनस वलय, जो ये रंध्र होता है ना बेटा, इसकी शेप को मेंटेन करता है, ये पेरिट्रीम काइटिनस वलय होती है। अब पेरिट्रीम के अंदर की तरफ फिल्ट्रेशन एपरेटस, छनन उपकरण, और ये जो छनन उपकरण है ये एयर फिल्ट्रेशन का काम करेगा, एयर फिल्ट्रेशन का काम करेगा, वायु को छानने का काम है, एयर को फिल्टर कर रहा है। इसके नीचे जो यहां पर एक यहां पर सॉरी कैविटी यहां पर होगी, एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर को हम कहते हैं बेटा एट्रियम, या फिर कह सकते हैं ट्रेकियल चैम्बर भी कह सकते हैं। और ये जो ट्रेकियल चैम्बर है ये फिर बेटा एक कपाट के द्वारा नियमित रहेगा, ओपन करता ट्रेकियल ट्यूब में, ट्रेकियल ट्यूब में ओपन करता। देखो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। तो स्पाइरेकल तो एक्चुअल में उस रंध्र को कह रहे हो आप, जो ये रंध्र है में एंटर करती है, उस रंध्र को स्पाइरेकल कह रहे हैं। लेकिन आप उसमें और ज्यादा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे स्पाइरेकल की शेप को मेंटेन करने के लिए एक पेरिट्रीम काइटिनस वलय होती है, फिर पर फिल्ट्रेशन एपरेटस होगा, छनन उपकरण जो वायु को फिल्टर करता है, कणकीय पदार्थ डस्ट पार्टिकल को हटा देगा वहां से। फिर एक एट्रियम है ट्रेकियल चैम्बर जिसमें हवा भरी रहेगी। फिर एक कपाट के द्वारा एट्रियल जो ट्रेकियल चैम्बर है ये ट्रेकियल ट्यूब श्वसन नलिका में खुल जाता है, जो मैं आपको आगे ट्रेकियल ट्यूब के बारे में डायग्राम बता ही रहा हूं मैं। बताओ बेटा यहां तक की बात समझने में आई नहीं आई? यस सर। यस सर। है ना। ये हमने यहां पर स्पाइरेकल के बारे में देखा। तो स्पाइरेकल सीधी सी बात, एक रंध्र है उसको स्पाइरेकल कह रहे हैं। और जो दूसरी संरचना है श्वसन तंत्र में, ये पढ़ रहे हैं हम यहां पर ट्रेकियल ट्यूब, मतलब श्वास नली या श्वसन नली भी कह सकते हैं। एक बार फिर से इसका डायग्राम बनाते हुए पढ़ते हैं अपन स्पाइरेकल का। जैसे ये बेटा इसमें देह भित्ति हो गई, ये स्पाइरेकल हो गया, यहाँ पर देह भित्ति क्योंकि पार्श्व सतह पर होता है ये, और ये आपका यहाँ पर स्पाइरेकल हो गया इसमें। ठीक है, स्पाइरेकल में आगे का डायग्राम मैं रफली बना रहा हूं क्योंकि हमें ट्रेकियल ट्यूब पढ़नी, और ट्रेकियल चैम्बर आ गया, ट्रेकियल चैम्बर आ गया क्योंकि हमें यहाँ पढ़नी, बाकी ऊपर का पढ़ चुके अपन। और ट्रेकियल चैम्बर फिर बेटा आगे ओपन कर रहा है ट्रेकियल ट्यूब में। तो ये देखो ये संरचना आ गई आगे ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब, ये ट्रेकियल ट्यूब है। और ट्रेकियल ट्यूब फिर आगे जाकर के ऐसे कई शाखाओं में बढ़ जाती है।
है ना, ये ऐसे आगे जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है। देखो ये ट्रेकियल ट्यूब है बेटा, है ना, ये ट्रेकियल ट्यूब है। ट्रेकियल ट्यूब के अंदर की तरफ आपको यहां पर भी ऐसे कई सारी रिंग दिखाई देगी। देखो ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो है ना बेटा, ये है ट्रेकियल रिंग। जैसे अपने ट्रेकिया में भी तो होती है यार ऐसी, है ना, अपने ट्रेकिया में भी ट्रेकियल रिंग होती है, लेकिन हमारे में ट्रेकिया में जो होती है वो कार्टिलेजिनस होते हैं, यहां पर काइटिनस होते हैं। इनमें काइटिन की बनी होगी, है ना, नहीं यहां पर अपूर्ण नहीं है बेटा, इसमें तो कंप्लीट होती है, लेकिन इनमें काइटिन की बनी होती है, अपने में अपूर्ण होती है। कार्य दोनों में सेम ही होगा। जैसे हमारे में ट्रेकियल रिंग ट्रेकिया को पिचकने से रोकता है, ये भी ट्रेकिया को पिचकने से रोकेगा। ट्रेकिया के बाहर की तरफ इसमें ये बेटा उपकला का आवरण पाया जाता है। देखो ये है एपिथेलियम, ये ग्रीन कलर से जो मैंने यहां पर बनाया है, ये इसमें उपकला हो गई, एपिथेलियम है ट्रेकिया के बाहर की तरफ। और फिर आगे ये है बेटा इसमें ट्रेकियोली सेल, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये कोशिका द्रव्य है। ये चमगादड़ के पंख की तरह दिख रही है ना, तो ये जो संरचना है ये है बेटा ट्रेकियोली कोशिका, ट्रेकियोली कोशिका। अब ट्रेकियोली कोशिका जहां पर होगी ना, वो ट्रेकियल ट्यूब उस जगह पर डिवाइड कर जाएगा बेटा, और जहां पर डिवाइड करेगा कई शाखाओं में बढ़ जाता है, तो ट्रेकियल ट्यूब की शाखा को आप कहोगे ट्रेकियोली। ट्रेकियल ट्यूब की शाखा को क्या कहेंगे बेटा? ट्रेकियोली कहेंगे, है ना, ट्रेकियोली कहेंगे। अब मैं आपको इसमें श्वसन की, ये तो डायग्राम हो गया, देखो ये ट्रेकियल ट्यूब का डायग्राम हो गया, ये ऊपर स्पाइरेकल्स का डायग्राम है। एक देखो बेटा, मैं आपको रफली डायग्राम बताऊं, 1 मिनट, है ना, कि उसमें कॉकरोच में अरेंजमेंट कैसे होता है इनका, वो मैं रफली डायग्राम यहां पर बता रहा हूं। जैसे ये इसका वक्ष भाग हो गया, ये इसका उदर भाग हो गया, है ना, या इनको छोड़ो आप वक्ष उदर को, ये तो ऐसे बना लेते हैं। तो देखो ये मैंने जैसे स्पाइरेकल बना दिए बेटा यहां पर, है ना, ये स्पाइरेकल बना दिए, ये स्पाइरेकल ऐसे ट्रेकियल चैम्बर में खुल रहे हैं। फिर ये ट्रेकियल ट्यूब आ गई, ट्रेकियल ट्यूब ऐसे फिर कई शाखाओं में बढ़ जाती है। देखो इस तरह से ये कई सारी शाखाओं में बढ़ गई ऐसे, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ये इसकी जो बॉडी की सेल है, ये इसकी बॉडी की सेल है। अब यहां से जो एयर एंटर करेगी ना बेटा, वो एयर डायरेक्ट इसकी बॉडी सेल के कांटेक्ट के अंदर होती है। तभी तो मैंने ये लाइन लिखाई कि जो वायुमंडलीय वायु है वो इसके शरीर के अंगों के प्रत्यक्ष संपर्क के अंदर होती है। अब बताओ हमारे में ऐसा होता है? हमारे में तो जो एयर है वो फेफड़ों में रह गई बेटा, है ना, अपने में जो एयर है वो फेफड़ों में वायु कूपिका में रह गई, और वायु कूपिका में फिर होता है बेटा गैसियस एक्सचेंज। उस एयर में से ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी, ब्लड से CO2 वहां पर जाएगी। अब जो बॉडी पार्ट्स है उसमें केवल ऑक्सीजन ही ट्रांसफर कर रही है, केवल ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो ये हार्मफुल गैसेस, अच्छा वो अलग बात है, बाइंडिंग एफिनिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन हम तो सामान्य वायु की बात करें तो उसमें केवल ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रही है। क्या एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है हमारे बॉडी सेल के? बताओ। नो सर। नहीं होती है। यहां पर देखो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। अब ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये वाला, इस डायग्राम को मैं मैग्नीफाई करके आपको वहां पर समझा रहा हूं कि जैसे दिन के समय, रात के समय इसमें क्या चेंज आता है, वो चीज अपन उस डायग्राम में यहां पर समझ रहे हैं। बताओ बेटा यहां तक की बातें समझने में आई नहीं आई? ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो ट्रेकियल ट्यूब है, ये ट्रेकियल ट्यूब इसकी ये शरीर की जो कोशिका हो गई बेटा इसकी, ये इसकी देह कोशिका है, उसके कांटेक्ट में है ना। तो ये है इसकी देह कोशिका, देह कोशिका, और ये देह कोशिका में ICF भरा हुआ, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भरा हुआ है। देखो ये, है ना, ये इसकी सेल है, बॉडी की सेल है, उसमें ICF इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखो बेटा आप समझना इसमें कि एक तो मैं कहूं दिन में, और एक मैं कहूं रात्रि में।
क्या एक्टिविटी होगी वो समझना, दिन के समय या रात के समय। चलो कौन बच्चा बताएगा कि कॉकरोच दिन के समय सक्रिय रहता है या रात के समय सक्रिय रहता है? रात के समय। रात में। रात्रि चल होता है। ठीक है, तो दिन में तो मैंने कहा इसको निष्क्रिय, और रात में लिखा मैंने सक्रिय। क्यों बेटा रात में सक्रिय है? क्योंकि ये धूप आप चले रात्रिचर जंतु है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नाइट में ज्यादा होगी, इस वजह से रात में ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, अब एक चीज मुझे और समझाना है यहाँ पर, 1 मिनट रुको, है ना, ये एक पॉइंट मुझे और समझाना इस जगह पर। जैसे मान लो बेटा ये कॉकरोच हो गया, ये कॉकरोच की आहार नाल है ना, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये भोजन ग्रहण किया इसने, कॉकरोच ने ये भोजन ग्रहण किया। और अच्छा, इसमें सर्कुलेशन कैसा होता है बेटा कॉकरोच में, ओपन या क्लोज? जल्दी बोलो। ओपन। ओपन टाइप, है ना, ओपन टाइप सर्कुलेशन होगा। अब ये तो इसकी आहार नाल हो गई, आहार नाल, ये है बेटा इसकी देह भित्ति, इनके बीच में जो अवकाश है देह गुहा, इसमें देह तरल भरा रहता है, देह तरल भरा रहेगा। तो भोजन बेटा ये रात्रि में ग्रहण कर रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी नाइट में ज्यादा होती है,